गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थियों, कृष्णनाथ द्वारा रचित स्पीति में बारिश आप पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने अभी तक दो भागों को पढ़ा। पहले भाग में दिखाया कि किस प्रकार से प्राचीन काल में ही यह भारत के साम्राज्यों का जो अनाम अंग थी, बाद में ये स्वतंत्र हो गए और अनेक मंडलों में के अधीन होकर के यह एक उस युग में भी एक स्वतंत्र क्षेत्र बना रहा। और इसकी आज़ादी के कारण यहाँ का भूगोल ही इसका रक्षक बताया और संहारक बताया बेटा। इसके साथ साथ जनसंख्या जो प्रति वर्ग किलोमीटर में 4 व्यक्ति रहना कितने मुश्किल कार्य था, और असिस्टेंट कमिश्नर जो नोनो था वो अपना राजा उसको मानते थे ये लोग। यदि राजा ने कहें तो दमयंती जी की रानी कह सकते हैं। दूसरे भाग में आपने देखा कि लाहौर स्पीति के प्रशासन के अधिकार स्थानीय शासक को दिए गए थे। उसका काम जो था वो माल गुजारी इकट्ठा करना था, छोटे छोटे फौजदारी मुकदमों को फैसला करना था। आज़ादी के बाद लाहौर स्पीति पंजाब राज्य का एक अलग हिस्सा, अलग ज़िला बना दिया गया। आज़ादी के बाद में पंजाब राज्य से कनेक्ट करके और इसका एक ज़िला बना दिया गया। लेकिन 1966 में जब हिमाचल प्रदेश पंजाब से अलग हुआ तो यह उसका उत्तर का ज़िला बना। स्पीति के चारों ओर बड़े ऊंचे पर्वत हैं, यही उसे अन्य संसार से अलग थलग करते हैं। चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है ये, ठीक है। स्पीति नदी हिमालय से निकलकर पूर्व की ओर तिब्बत में बहती हुई सतलुज में आकर मिल जाती है। यहाँ की प्रसिद्ध घाटी पिन जो है वो बड़ी बीहड़ और उजड़ी हुई है, ठीक है। घनी गहरी भी है और सुनसान भी है। यहाँ कोई आबादी नहीं है, पिन घाटी जो दी गई है। हैरानी की बात यह है कि इतनी अधिक ठंड में लोग यहाँ कैसे रहते हैं। इतनी अधिक ठंड होती है, आग जलाने के लिए यहाँ लकड़ी तक भी नहीं मिलती है। यहाँ केवल एक फसल होना, इसके बारे में कोई तर्क नहीं दिया जा सकता कि लोग यहाँ कैसे रहते हैं, क्योंकि यहाँ बर्फ है, सर्दी है और पीड़ा है, केवल बर्फ है। हिमालय के जो लोग हैं इसकी केवल तलहटी को जानते हैं, अर्थात जो तलवा जो होता है इसका बिल्कुल नीचे का हिमालय के लोग हैं, केवल इसकी तलहटी को जानते भर हैं। इनकी घाटियाँ मध्य हिमालय में हैं, जिनकी औसत ऊंचाई जो है वो 13,000 फीट है। 13,000 फीट है। आगे आज हम तीसरा जो पार्ट है इसका बेटा, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से इन चोटियों के अंदर जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो किस नाम से, किस मंत्र से जानी जाती हैं। और अनेक असंख्य चोटियां भी हैं, 20,000 से भी अधिक ऊंची चोटियों का भी वर्णन मिलता है। तो माने श्रेणी कहलाती हैं, और इसका क्या अर्थ है ये बताया है। आज हम जो तीसरा जो पार्ट है इसमें हम देखेंगे कि इसका जो अर्थ है वो क्या है। माने श्रेणी के नाम से जो जानी जाती हैं, कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है, अर्थात बौद्धों का जो प्रसिद्ध मंत्र था माने मंत्र, और वो है ओम मणि पद्मे हूँ। ओम मणि पद्मे हूँ, अर्थात ये बीज मंत्र है इनका, जिसका बड़ा महत्व है। इसे संक्षिप्त में माने मंत्र कहते हैं भी, ठीक है। ओम मणि पद्मे हूँ, जो इसी के मंत्र के नाम पर ही जो माने शब्द आया है, मणि से माने बनाया इन्होंने, और माने मंत्र के नाम से इसको जाना जाता है।
और उस श्रेणी को भी, पर्वत श्रेणी को भी माने मंत्र के नाम से ही जानते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है, अगर नहीं है तो करने जैसा है, अर्थात इससे मिलता जुलता ही है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है, अर्थात इतना इस मंत्र का इतना जाप हुआ इन पहाड़ियों में कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है, स्वाभाविक है, उचित है। यह नाम ही इनको दे देना चाहिए। अर्थात पहाड़ों के अंदर जो लोग, बौद्ध जो लोग थे, वे मंत्र उच्चारण करते थे और इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप यहाँ हुआ है। इसी कारण से इन पर्वत श्रेणियों का नाम भी माने श्रेणी के नाम से पड़ा है। तो इसीलिए इसका नाम लेखक ने माना है कि माने श्रेणी दे डालना ही उचित है। इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी को किसी चोटी की ऊंचाई होगी, यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी, ये बताया है 21,646। पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी, इसमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं इनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हुए हैं। कई गांव जो यहाँ पर बसे हुए हैं छोटे छोटे, उनकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 13,000 फीट बताई है। एक या दो तो 14,000 फीट की ऊंचाई पर भी है। यह मध्य हिमालय है, इसमें स्पीति स्थित है। इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है हमें। इसके जब हम पार जाते हैं, उस तरफ जाते हैं, तो हमें बाह्य हिमालय दिखाई देता है। इसकी चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियां हैं 20,000 से भी अधिक ऊंची है। जो मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, अर्थात अभी तक पिछले जो पद्यांश गद्यांश में आपने देखा कि सभी जो ऊंचाइयाँ दिखाई गई हैं, अब यहाँ ये बस दिखाना चाहता है लेखक, मैं उन एक ऊंचाइयों के चक्कर में नहीं फंसना चाहता, न इनसे मैं होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। अर्थात कौन सी चोटी कितनी ऊंचाई पर है, वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है, अर्थात मृत्यु को बुलावा देना है। एक से बढ़कर एक ऊंचाइयाँ इन चोटियों की हमें मिल जाती हैं। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। उनका वर्णन करना, उनके बारे में, उनके सम्मान के बारे में मान मर्दन करना का मतलब उनके इज्जत के बारे में, उनके सम्मान के बारे में वर्णन करना, बताना मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएँ और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, अर्थात वह आह्वान कर रहा है, ठीक है, युवक और युवतियों से कि पहले तो वे स्वयं अपने अहंकार को, घमंड को समाप्त करके यहाँ आए, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें, अर्थात वे इनको पार पाएं, इनके ऊपर चढ़ाई करें, इनके ऊपर जा करके इनकी ऊंचाइयों को, इनकी चोटियों को नापें। तो पहले तो युवक युवतियों से आह्वान किया है कि वे अपने ही अहंकार को समाप्त करें, और फिर जो ये अहंकार के रास्ते, अहंकार के बल पर जो इतनी ऊंची चोटियाँ खड़ी हैं, इनके अहंकार को ख़त्म करें। उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत से यौवन में भी प्राप्त होता है, अर्थात मज़ा आएगा वहाँ जो युवक और युवतियाँ आकर के जब इन चोटियों के अहंकार को समाप्त करेंगे। तो ये माने कि चोटियाँ अहंकार का ही मामला नहीं है, ये माने कि चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं, अर्थात यहाँ बूढ़े जो पुराने लोगों ने, बूढ़े बौद्ध लोगों ने यहाँ पर जाप किया था उसे मंत्र का, ओम मणि पद्मे हूँ का, उसके कारण ये उदास हो गई हैं, थोड़ी सी उदासी सी वहाँ छाने लगी है। तो युवक युवतियाँ किलोल करें, जो युवक और युवतियाँ यहाँ पर आकर के किलोल करें, मजाक करें, आपस में वार्तालाप करें, ठीक है, तो यह भी हर्षित हों, अर्थात यहाँ जो उदासी छाई रहती है उनमें भी एक प्रकार से, उन चोटियों में भी एक प्रकार से प्रसन्नता का वास हो जाए।
खुशियां छा जाए यहाँ पर। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है, जो दर्द भरी आवाज पीछे भी आया है कि यहाँ युवक और युवतियों की दर्द भरी आवाज जमी हुई है। ठीक है, तो लेखक जो है वो आह्वान कर रहा है उन युवक युवतियों को यहाँ आकर के यहाँ अपनी जो प्रेम भरी बातें हैं खिलौल करें, मजाक करें, खेले कूदें, ताकि यहाँ भी प्रसन्नता छा सके। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है, वह इस युवा अट्ठास की गर्मी से कुछ तो पिघले। अर्थात जब युवा जो हैं यहाँ आकर के मजाक करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, ठीक है, तो वहाँ की गर्मी कुछ पिघल सके, उसकी गर्मी से कुछ पिघल सके जो यहाँ पर जमा हुआ है। यह एक युवा निमंत्रण है, युवाओं के लिए यह एक प्रकार से आमंत्रण है, निमंत्रण है, बुलावा है लेखक का कि यहाँ आकर के इन चोटियों पर अपने किलोल करके, मजाक करके, यहाँ खुशियों से इन चोटियों में थोड़ी सी प्रसन्नता का आभास कराए, थोड़ी सी प्रसन्नता डाले। तो ऊपर जो मंत्र आया है बेटा, उसका जो अर्थ दिया गया है, यह एक ध्वनि मंत्र है। जिस प्रकार से हम ओम का उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी एक बीज मंत्र जो इनका आया है, जो बौद्ध धर्म के जो पुजारी थे, बौद्ध धर्म के जो लोग थे, वो जाप करते थे और जो ध्यान साधना के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, जो ध्यान लगाते थे लोग, वे इन चोटियों में जाकर के ध्यान लगाते थे ताकि किसी भी तरह का कोई भी किसी प्रकार से उन्हें विचलित न कर सके। बौद्ध स्तव आर्य अवलोकितेश्वर ने इस मंत्र का सबसे पहले उच्चारण किया था, बौद्ध स्तव आर्य, और उसका नाम है अवलोकितेश्वर। ठीक है, इसके उच्चारण से करुणा की उत्पत्ति होती है, अर्थात करुणा के भाव जागृत होते हैं ओम मणि पद्मे हूँ से। तो इसी प्रकार से हमने इसमें देखा कि जो वहाँ उन चोटियों के ऊपर लेखक है वो कहता है कि अब उदासी छा गई है, तो यहाँ युवक और युवतियाँ आकर के उसमें उन उदासियों के अंदर हर्ष के भाव प्रकट करे, ताकि वहाँ जमा हुआ जो आर्तनाद है वो पिघल सके, वहाँ कुछ अट्ठास की गर्मी का समावेश हो सके। लाहुल की तरह ही स्पीति में भी दो ही ऋतुएं होती हैं। ठीक है, एक फसल पैदा होना और दो ही ऋतुएं बताई हैं बेटा। तो कहीं मैंने 6 ऋतुओं का बखान किया, 6 ऋतुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण है, अर्थात जो उसका अनुभव था, थोड़ा बहुत अभ्यास था, वो उसका दोष बता दिया है। वहाँ पर केवल 2 ही ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतुओं का वर्णन उन्होंने कहीं अपनी गलती मानी है, अपना दोष बताया है। देखना किस प्रकार से स्पीति जो जगह दिखाई गई है इस चित्र में, ये कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इन चारों इनसे घिरा हुआ जो है वो स्पीति है, जो चारों तरफ से अलंग भूगोल रखता है, जिसे लांघा नहीं जा सकता। जब हम इन चोटियों से पार जाते हैं तो हमें जो हिमालय है वो हमें दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर 2 ही ऋतुएं बताई हैं। जून से सितंबर तक की एक वसंत ऋतु होती है, जून से लेकर सितंबर तक छोटी सी, अल्पकालिक का मतलब है छोटी सी समय के लिए, कुछ समय के लिए। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 महीने के लिए केवल वसंत ऋतु होती है और शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। ठीक है, 8 महीने जो होती है वो शीत ऋतु आती है। यहाँ पर 8 महीने वहाँ सर्दी पड़ती है, शीत ऋतु का आगमन होता है। और जून से लेकर सितंबर तक की जो अल्पकालिक 4 महीने की वसंत ऋतु है। जुलाई में औसत तापमान जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। देखना यहाँ पर जो तापमान है वो जुलाई के महीने में, जून के बाद जुलाई जो महीना आता है, वसंत ऋतु जो होती है थोड़े समय के लिए होती है, 4 महीने के लिए, तो उसके अंदर जो तापमान है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचता है इनका। और जो शीत ऋतु में और जनवरी में औसत तापमान है 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है।
औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता है। ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है। वसंत में दिन गर्म होता है, थोड़ा सा दिन गर्म होता है, लेकिन रातें ठंडी होती हैं। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है, कभी रहकर देखा जा सकता है। अर्थात शीत ऋतु में देखना कि जब गर्मी का वसंत ऋतु का टाइम होता है, वहाँ 15 डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान होता है, तो दिन में तो गर्मी हो जाती है, थोड़ी बहुत गर्म हो जाती है, लेकिन रात के समय पर वही सर्दी दर्ज की जाती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है या फिर यहाँ पर रहकर देखा जा सकता है। स्पीति में वसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। स्पीति में जो वसंत होता है ना बेटा, वो लाहुल जो इसका जिला है उससे भी कम होता है। कभी रहकर देख वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली होती। वसंत ऋतु होती है तब भी वहाँ न कोई फूल खिलता है, न ही कोई हरियाली होती है, न वह गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ पड़नी लगती है। दिसंबर शुरू होते ही घाटी के अंदर बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है और अप्रैल मई तक रहती है। अप्रैल मई तक यह बर्फ पड़ती रहती है। ठंडक भी लाहुल से ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि थोड़ी सी ऊंचाई पे भी हो गया है, चारों तरफ से पहाड़ों से भी घिराव हो गया है, तो यहाँ ठंडक भी जो है लाहुल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं, ठीक है, पानी जो बहकर चलने वाला है वो बर्फ के रूप में जम जाता है और हवाएं तेज चलती हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं। मुंह, हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें जैसे शूल की तरह चुभती हैं। जैसे हम सर्दी के अंदर बहुत तेज सर्दी होती है, तब हमारा कोई शरीर का हिस्सा बाहर होता है और हवा चल रही होती है, तो शूल जैसी, ठीक है, शूल की तरह से ही, सुई की तरह से ही उसमें चुभन होने लगती है। तो वहाँ भी ऐसा ही होता है, जब कोई अंग खुला रह जाता है तो उसमें शूल की तरह चुभन होने लगती है। स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है, वहाँ वर्षा भी बहुत कम दिखाई है बेटा। मध्य हिमालय मानसून की पहुँच के परे है। वहाँ हिमालय पर्वत के बारे में बताया है। मध्य हिमालय जो वहाँ पर स्थित है, वो मानसून की पहुँच वहाँ नहीं हो पाती है, वो उससे परे है। यहाँ बरखा बहार नहीं है, वर्षा बारिश नहीं होती है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में, उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध जो उपन्यास है, काव्य संग्रह है, उसमें ये दिखाया ऋतु संहार जो है वर्णन आया है। यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ता है, ठीक है, जैसे ऋतु का संहार करना पड़ रहा है, उसने वर्णन किया है ऋतु संहार का, उसी प्रकार से यहाँ वर्षा का संहार ही करना पड़ता है, अर्थात यहाँ वर्षा न के बराबर होती है। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है? कालिदास में यहाँ वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। तो वर्षा वर्णन के बारे में आगे हम अगले जो चैप्टर, अगला जो भाग होगा उसमें पढ़ेंगे। ये जो पार्ट 3 है बेटा, भाग 3 है, ये यहीं समाप्त होता है। इसमें हम देखेंगे कि कितने प्रश्न हमारे पास निकल करके आते हैं। पहला जो प्रश्न है वो नोट करें कि जो बौद्ध हैं वो कौन से मंत्र का जाप करते थे। बौद्ध जो हैं इन श्रेणियों में, पर्वत श्रेणियों में किस मंत्र का जाप करते थे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि इन पहाड़ियों का नाम माने किस पर आधारित है, किस पर आधारित है, अर्थात इन पहाड़ियों का जो नाम दिया गया है माने पहाड़ियाँ, तो वो किस पर आधारित हैं। अगला जो प्रश्न है वो है माने श्रेणी की ऊंचाई लगभग कितनी बताई गई है। माने श्रेणी की ऊंचाई कितनी बताई गई है। अगला प्रश्न है गांवों की ऊंचाई समुद्र तल से कितने फीट ऊंचाई पर है। जो गांव बसे हुए हैं उनकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर बताई गई है। अगला प्रश्न है कई चोटियों की ऊंचाई लगभग कितनी है। कई चोटियों की ऊंचाई लगभग कितनी है। अगला प्रश्न है
लेखक किसके अहंकार को चूर कर देना चाहता है? लेखक किसके अहंकार को चूर कर देना चाहता है? अगला प्रश्न है, लेखक इन घाटियों के मर्दन के लिए, मान मर्दन के लिए किसे निमंत्रण देता है? यहाँ के इन घाटियों का जो मान मर्दन है उसको कम करने के लिए किसको निमंत्रण भेजता है? लेखक ने स्पीति को कौन सी घाटी कहा है? लेखक ने स्पीति को कौन सी घाटी कहा है? अगला प्रश्न है, कालिदास ने किस क्षेत्र की वर्षा का वर्णन किया है? कालिदास ने किस क्षेत्र की वर्षा का वर्णन किया है? और अगला प्रश्न है, स्पीति में उगाई जाने वाली मुख्य जो फसल है वो एक होती है, वो फसल कौन सी है? एक ही फसल यहाँ उगाई जाती है तो उस फसल का क्या नाम है, ये बताना है। अगला जो प्रश्न है वो दो ऋतुओं का वर्णन किया है, वो कौन कौन सी ऋतुएं हैं? दो ऋतुएं जो बताई गई हैं वो कौन कौन सी हैं? अगला जो प्रश्न है, जून से दिसंबर तक की, जो जून से सितंबर तक की अल्पकालिक कौन सी ऋतु है? अल्पकालिक ऋतु का वर्णन है वो कौन सा है, उसका नाम आपको बताना है। ठीक है बेटा, थैंक यू। ये प्रश्न आपको रफ कॉपी में नोट करने हैं।